बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजी मेड लेबॉर्ट्री से मुनव्वरती हाज़िर खिदमत नाज़रीन मोहतरम। जिस जगह पे आज मैं मौजूद हूँ, कोरोना वायरस को जानने के लिए इससे बेहतर कोई जगह मुझे नज़र नहीं आई। बड़ी डिटेल से हम जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसके असबाब क्या हैं, कहाँ से पैदा होता है और किस तरह से ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। और जो शख्सियत हमारे पास आज मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जिनसे जानेंगे, इनसे भी मुस्तनद शख्सियत इस वक्त हमारे पास और कोई ना थी। और मैं समझता हूँ कि जितनी रिसर्च डेंगू के ऊपर भी आपकी है और आपने डेंगू के हवाले से भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो एक तारीख है। और आज कोरोना के हवाले से भी हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे कि उससे कैसे हमने बचना है और किस तरह से उसका मुकाबला करना है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर जफर इकबाल शेख साहब, पैथोलॉजिस्ट हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक बड़ी अजीब कैफियत है पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, कोरोना वायरस के हवाले से। जब हम टीवी लगाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं खबरें, सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, तो एक क़यामत का मंजर नजर आता है। किस तरह से इस सारी सूरत हाल से हम बच निकलने की कोई उम्मीद रख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बात यह कि जैसे कि पीछे भी हिस्ट्री को देखें आप, तो डिफरेंट टाइम में वायरस आते रहे, फ्लू भी आते रहे हैं। आपको पता है डेंगू भी आया, वायरल हेपेटाइटिस हुआ, मम्स, मीजल्स, रूबेला, ये सारे वायरसेस के नाम है। इवन रेबीज वायरस। लेकिन इस दफा जो आया उस पर तो रिसर्च होती है, जो पिछले आए थे। तो अभी जो आया इसके ऊपर इतना ज्यादा डिफरेंट मीडिया से और सोशल मीडिया कह लें और डॉक्टर्स ने जो बातें की हैं, तो उसमें मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा ऐसी बातें जो कि खुद साख्ता कह लें या एप्रीहेंशन कह लें या अपनी सोच कह लें, लेकिन ये वाकई सही है कि इस दफा जो वायरस कहा जाता है, इस पे भी डिबेट है कि ये बायोवार का हिस्सा है या मैन मेड है या क्या है। अच्छा, ये डिबेट अपनी जगह मौजूद ये है, अपनी जगह मौजूद है इससे इनकार कि नहीं ये किया कहां जा से सकता। निकला, किसने सोचा, क्या हुआ। तो जितने आप लोग जिक्र करेंगे डिफरेंट, अपनी बात डिफरेंट तरीकों से बयान करेंगे, जो कोई सुनता है उसको बयान कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखना यह है कि आपने, अगर वो है तो बचना कैसे है, और अगर किसी को है तो उसका क्या करना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपको कहा गया है कि जी आप सब घरों में बैठते हैं, बिल्कुल नहीं निकलना, तो उसका भी एक तरीका है कार है। तो ये हमें लर्न करना है अभी वक्त के साथ। मैं एज ए मेटोलॉजिस्ट ये समझता हूं कि जितने वायरस पहले आए, मम्स, मीजल्स, रूबेला, हेपेटाइटिस और इसी तरह की चीजें, स्मॉल पॉक्स अपने वक्त में, चिकन पॉक्स अपने वक्त में, बर्ड फ्लू, आज तक जितने वायरस आए हैं उसका मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता रहा हूं। और इसके ऊपर मेरा अच्छा भला काम है जो कि पिछले 30-35 साल पे मुहित है। मैं तो ब्लड देखता हूं, तो मुझे ब्लड से एक आइडिया होता है कि इसके जिस्म में वायरस दाखिल हो गया कि नहीं। ठीक है। इसमें वो ग्रे जोन आ जाता है जिसमें वो कैरियर होता है, क्योंकि ब्लड में भी गया ही नहीं। वो अगर ऊपर की, अगर स्क्रीशन में है, गले तक है, अभी अंदर गया ही नहीं, तो वो मेरे से मिस हो जाएंगी। ओके। लेकिन जब मरीज के अंदर चला गया और सिम्टम प्रोड्यूस कर गया, तो फिर मुझे मरीज भी नजर आ रहा होता है और उसका ब्लड भी नजर आ रहा होता है। तो जब हम कैरेक्टर ऑफ द सेल, जो कि सेल चेंज होते हैं वायरस में, अगर मैं उनकी शक्लें देखूं और उसके साथ दूसरे टेस्ट को भी मैच कर लूं, तो मुझे उसकी डायग्नोसिस में आसानी हो जाती है। तो मैं कॉन्फिडेंस से कह देता होता हूं कि इसकी बॉडी के अंदर वायरस चला गया मौजूद है। अच्छा, ये आपने बताया कि वायरस जब तक ब्लड के अंदर शामिल ना हो जाए तब तक आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाते।
अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना वायरस जिसका बहुत ज्यादा आजकल हम शिकार हैं, ये कितनी देर इसको लगती है ब्लड में शामिल होने में, और कहाँ तक हम इसको उससे पहले पकड़ सकते हैं? देखें, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लंबा है। जो डेंगू था उसका तो 3 4 5 दिन था ठीक है। कि जिस्म में वो गया, मच्छर ने, जो इजिप्टाई मॉस्किटो था, उसने एक पेशेंट से उठाया जो डेंगू वायरस है, ठीक है। तो जाके दूसरे में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट होने के बाद उसको 5 दिन लगते थे टू मल्टीप्लाई, हम्म। वो बढ़ता रहता था। जो पहला सिम्टम आता था वो बुखार या दर्द होता था, तो उस वजह से डॉक्टर से रिज्यू किया जाता था। तो जैसे ही वो डॉक्टर से रिज्यू करता था तो पहला सिम्टम आ जाता था उसका, तो उसको 5वां दिन या चौथा दिन हो चुका होता था कि वायरस एंटर हो चुका होता ठीक था। है। इसके बारे में जो मैंने देखा सुना, क्योंकि डायरेक्टली अभी हमारे पास जो कोरोना के पेशेंट हैं हम्म। वो डायरेक्ट मेरे पास कोई नहीं आया, लेकिन सस्पेक्टेड केसेस को मैंने जरूर ट्रीट किया है और वो सारे ठीक हैं। ठीक है। हमने अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं अभी वो इतना ज्यादा इस तरह नहीं था, लेकिन वक्त के साथ हमें अब समझ आ रही है कि इसको कैसे मैनेज करना है। और ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कई लोगों को कोरोना नहीं भी, हम्म। तो उसको कोरोना बना दिया गया और उसको वो मैनेज नहीं कर रहे उस तरह जैसे एक आम बंदे को करना चाहिए था। हम्म। हालांकि कंफर्म नहीं था कि ये वाकई कोरोना है। तो कोरोना की एहतियात तो करनी करनी है कि उससे जितने भी आपने सोशल मीडिया पे चीजें देखी हैं कि भाई बचत करो, उससे अच्छा, कांटेक्ट ना ये करो। जो बात आपने अभी इरशाद फरमाई है, ये बड़ी जबरदस्त, और इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा और खोल के बताइए कि आप जब इसको टेस्ट करते हैं तो आपको उसकी ब्लड के अंदर जो जो भी आपका टेस्टिंग एक प्रोसीजर है उसके अंदर आपको ये पता चल जाता है कि अब चूंकि ये सेल एक्टिव हो गए, सो इट मींस कि यहाँ पर कोई वायरस है। अच्छा, ये डिटेक्ट करना कि ये वायरस वाकईतन कोरोना है, ये कितना मुश्किल और कितना आसान है? मैं इससे भी पहले जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज हैं जी जी। कि डायग्नोज कैसे करना है, मैं थोड़ा उसके ऊपर पहले आपको बता ठीक देता है। हूँ कि जो लोगों ने जो पहले कुछ किट्स भी आ गई हैं डिफरेंट कंट्री से, जिसको हम स्क्रीनिंग डिवाइस बोलते हैं। हम्म। कुछ तो उसकी रिलायबिलिटी कोई इतनी नहीं है, एक टूल है हमारे पास। फिर पीसीआर आ गया कि भाई पीसीआर पे करें और वो स्क्रीशन लेके या सैंपल लेके तो उसके ऊपर आप डिटेक्ट करें, विच टेक्स टाइम, लेबोरियस काम है, बड़ा स्किल्ड काम है। तो वो चंद एक लेबोरेटरी को दी गई तो उस पर काम होता रहा, जो बाद में उसमें भी आ गया कि चंद गलत भी हुए हैं, चंद सही भी हुए हैं। तो जो आपका जो सवाल है कि इसको हम कैसे पता चला लेते हैं, तो मैं या हमारा रोल, ब्लड देखा, ब्लड फिल्म जरूर बनती है मेरे यहाँ, चाहे ठीक है। कोई और लेबोरेटरी बनाए ना बनाए। ओके। मेरे यहाँ एक ब्लड फिल्म बनती है जो इस तरह की होती है, जो आपके सामने पड़ी है। तो ये जो सीबीसी मशीन है वो ये निकालेगी। जी ठीक है। इसके अंदर चंद पैरामीटर हैं जो लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं, बिल्कुल अक्सर ठीक। लेबोरेटरीज जिनके पास हीमाटोलॉजिस्ट नहीं है, हम्म। तो वो क्या करते हैं कि इसी इसी चिट को रीप्रिंट करके दे रहे हैं। इसमें वो ये नहीं बता सकते कौन से सेल हैं। हम्म। हम क्या करते हैं कि इसकी ये फिल्म बनाते हैं, ये फिल्म आपके सामने है। अच्छा। इस फिल्म को हम यहां लगाते हैं, जैसे मैंने ये लगाई हुई है, ठीक है। ये आपके सामने जो है ये एक ब्लड फिल्म है। इसको मैंने ये लगाया तो मेरे सामने चंद सेल आ गए। जी ठीक है। अब मैं आपको चंद सेल दिखा रहा हूं। ये सेल इस तरह होते हैं हमारे कि ये व्हाइट सेल की किस्में हैं मेरे पास। इस वक्त तकरीबन 3 किस्म की किस्में मेरे पास सामने है। न्यूट्रोफिल है, लिम्फोज है और मानो है, और एक चौथा ईओसिनोफिल है, वो आपको भी मैं दिखा दूंगा। तो इसमें जब ये जो लिम्फोसाइट है नॉर्मल कलर का है, ठीक है। ये भी नॉर्मल कलर का है, नॉर्मल लिम्फोसाइट है। जब इसने वायरस आया तो ये मूव होते हैं, बी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। अच्छा। ये इनकी मूवमेंट, इनका कलर का बदलना, ये शो करता है कि इसके अंदर वायरस। वायरस आ चुका है, एंट्री मार चुका है। ठीक है। चाहे वो जिस्म के किसी हिस्से से आया है, लेकिन वो सिस्टम में आ गया है। सिस्टम में आ गया तो डेफिनेटली ब्लड में आया तो चेंज आई है, तो वो मैं इनडायरेक्ट बता देता अच्छा, है। ये आपको जैसे इसने बता दिया कि इसने अपनी हैयत चेंज कर ली, और ये लगा आपको कि आपको कंफर्म हुआ कि अब कुछ हो रहा है इस बॉडी के अंदर,
कोई वायरस आ गया, बट हम ये किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वायरस कोरोना ही है? ओके, हम एक्सक्लूड करेंगे हर वायरस को जो हमने देखना है। मसलन हमने देखना है ये इस वक्त एनवायरनमेंट में, हमारे मुल्क में, उस जगह पे कौन सी बीमारियां इस वक्त प्रेवलेंट है, कौन सी बीमारियां हैं। अगर मौसम फ्लू का है तो फ्लू को हम करेंगे, लेकिन दूसरों को आउट करेंगे। जैसे कि एक बंदा आता है मीजल वाला, ठीक है, मीजल वाला बंदा आएगा तो उसके जिस्म के ऊपर लाल दाने होंगे मीजल के। इसी तरह पुराने वक्तों में स्मॉल पॉक्स होता था तो स्मॉल पॉक्स चीचक नजर आती थी। ठीक है। इसी तरह अगर वो हेपेटाइटिस का वायरस है तो उसको यरकान हो चुका होता है, और उसके साथ उसके लिवर एंजाइम एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन तो बड़ा कलर नजर आ जाता है, येलो कलर। तो इसी तरह एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फास्फेटेज, गामा जीटी, फलां फलां फलां। तो एक टेस्ट बाकी जो कर लेते हैं हम, लिवर फंक्शन टेस्ट, उससे अगर साथ प्लाज्माइड टेस्ट आ रहे हैं तो हम कह देते हैं ये हेपेटाइटिस का है। फिर हमारे पास फर्दर हेल्प है कि हम हेपेटाइटिस के लिए एक स्क्रीनिंग मेथड है जो इतना रिलायबल नहीं है। दूसरा हमारा जो एलाइजा मेथड है, उससे हम एग्जैक्टली बता देते हैं कि इसको वाकया ही इसका वायरल लोड मौजूद है। उसके बाद फिर उसकी क्वांटिटी तक बता देते हैं। जब हम उसको जाकर तो उसका पीसीआर करवा लेते हैं तो पीसीआर बता देता है कि इसकी क्वांटिटी इतनी है। तो ये एक सिस्टम है। अगर मैं कोई देखता हूं कि इसको वायरसाइट आ चुका है तो सबसे पहले मुझे उसके बाकी सिम्टम को वन बाय वन मुझे बाहर करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मुझे पता होगा ये चीज जब होती है तो 3-4 उसके मुतलका सेट्स ऑफ टेस्ट हैं जो मैं वन बाय वन आउट करता जाऊंगा। और जब उसको कुछ भी नहीं निकला तो फिर उसके जो सिम्टम बता रहे होंगे कि इस पेशेंट को हेडेक, इसको फीलिंग ऑफ अनवेलबींग, फीलिंग है कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे कमजोरी हो रही है, नकात हो रही है, तो फीवर भी चढ़ गया है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो उसके साथ हम इकट्ठा पढ़ते हैं कि अब इसकी रिपोर्टिंग ये कह रही है, मरीज के साइन ये हैं, और उधर से वायरोसाइट में बोलूंगा इसका नाम जो किताबों में मौजूद है, वायरोसाइट तो आ गया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज भी अभी थोड़ा सा रहनुमाई के लिए बता दीजिएगा, इसके अंदर मशीन का कितना काम है? यानी कि जो ये आपने मुझे एक चीज बताई जिसके ऊपर एक एक चीज अलग अलग से लिखी है कि इतनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में ये चीजें मौजूद है जी, और इंसान का कितना अमल दखल है, जो एक्सपर्ट बैठा है इस मशीन के ऊपर, उसका कितना अमल दखल है? अगर आपका मतलब सीबीसी मशीन से है जो कि हर एक बंदा सीबीसी कराता है, जी बिल्कुल, तो उसमें लोगों के पास डिफरेंट मशीन हैं, 4 पैरामीटर, 8 पैरामीटर, 16 पैरामीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो वो सिर्फ गिनती, इसका नाम है सीबीसी मशीन, कंप्लीट ब्लड काउंट्स। ठीक है। ये गिनती की हद तक आपको बहुत मददगार है। ओके, ये जो गिनती आती है ये मशीन खुद से मशीन प्रोग्राम्ड है सिर्फ चंद चीजों के लिए। ओके, उसके अलावा नहीं बताएगी। ठीक है। ये नहीं बताएगी इसमें वायरस आ गया, ये भी नहीं बताएगी इसमें मलेरिया आ गया। ओके, ये मशीन ये भी नहीं बताएगी कि आरबीसी छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, जबकि आरबीसी छोटे की बीमारी आयरन डेफिशिएंसी है और बड़े की B12 और फोलिक एसिड है। ये मशीन गिनती गनेगी, बयान तक गलती कर देगी कि जो आरबीसी का साइज है वो मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन सेल वॉल्यूम, ये एमसीवी दिया हुआ है, एमसीवी। ठीक है, एमसीवी, तो ये तो एवरेज दे रही है, ये एवरेज दे रही है। हाँ, तो बीमारी कहां निकली? इट मींस कि जो मैं समझा हूं अभी तक कि इस मशीन को जो ऑपरेट करने वाला बंदा बैठा हुआ है, जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपर्ट है। आप क्या समझते हैं कि कोरोना जैसा मुजी, जो भी इसको वबाई मर्ज कहते हैं, अब मुजी भी हो गया, इसको निकालने के लिए, इसको देखने के लिए कि वाकईतन डायग्नोज करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, जो अवेलेबल हैं, उनकी तादाद आपके ख्याल में कितनी होगी? और क्या जिस तरह से ये वबा फैल रही है तो क्या हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज हैं कि हम इसको डायग्नोज कर पाए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में बहुत जरूरत थी हमें, और इसी चैनल के ऊपर मेरा पिछला इंटरव्यू है, ठीक है, तो मैंने कहा था अभी ये कोरोना नहीं आया था, और मैंने खास तौर पे कहा था कि हमें बहुत जरूरत है कि स्किल्ड डॉक्टर्स की, पैथोलॉजिस्ट की और हीमेटोलॉजिस्ट की, और मैंने कहा था बहुत सख्त जरूरत है कि आप स्किल्ड
टेक्नीशियन तैयार करें जो कि स्क्रीन आउट कर लें कि इस बंदे के ब्लड में क्या क्या चेंजेस हैं। मगर अफसोस कि वक्त कुछ ऐसा चल रहा है पिछले कई सालों से कि पॉलिटिकल इश्यूज भी आए, हम तो सबके साथ हैं, हमने तो हमें नहीं सरोकार कि कौन सी जी हाँ, हुकूमत है, बिल्कुल ऐसे ही हमने है। अपना काम करना है। लेकिन हमारी जो आवाज थी वो ऊपर वाले ऐवानों में ना गई। मेरे इंटरव्यू मौजूद हैं, हमने इंटरव्यू दिए, हमने उसको डिफरेंट तरीकों से लोगों को भी समझाया, और मैंने कई चीजें ऐसे रेक्टिफाई की थी डेंगू के जमाने में कि लोगों को हेल्प करना शुरू हो गए थे। जैसे कि मैंने प्लेलेट देने से रोका था कि प्लेलेट एग्रीगेट करती हैं और ऑलरेडी मौजूद होती हैं, तो आप ब्लड फिल्म किए बगैर और डिफरेंट तरीकों से ये जाने बगैर के प्लेलेट तो पहले ही पहले मौजूद हैं, मौजूद है। तो मशीन के ऊपर रिलाय ना करें। आप जब देते थे प्लेलेट डॉक्टर साहबान, तो पहली प्लेलेट ज्यादा होती थी, वो उसके साथ गुच्छा बना के जब क्लाट बनाती थी तो वो हार्ट के जो सप्लाई थी उसके अंदर जाके डेथ काज करती थी या ब्रेन के अंदर जाके सप्लाई रोकती थी। आपको आप यकीन करें कि मेरा जो डाटा था, जो बातें थी, कि मुझे अभी तक नहीं याद पड़ता कोई हॉस्पिटल ये कहे या कोई मुझे बंदा कहे कि फलां की डेथ सिर्फ खून बहने से हुई है, क्योंकि डेंगू वाज नॉन हेमरेजिक, तो हेमरेज करके तो कोई किसी की डेथ नहीं हुई। ये सारी डेथ्स हुई हैं हमने मिस हैंडल किया है, और मैं डर रहा हूं। अच्छा, मैं बिल्कुल इसी पे आऊंगा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं इसी पे आऊंगा कि कहीं हम दोबारा से मिस हैंडल तो नहीं कर रहे चीजों को। मैं भी और इस पर बिल्कुल बात इस पे करूंगा। बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।